फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने बृज मोहन व्यास की आत्मकथा कच्चा चिट्ठा के सारांश पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसके कुछ गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे और इसी के अंतर्गत मेरा आज का पहला गद्यांश है। मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियां, सिक्के और मनके मिल गए। इक्के पर कौशाम्बी लौटा एक दूसरे रास्ते से। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। अब आप ही बताइए, मैं करता ही क्या? यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 सेर वजन में रही होगी। ना कुकुर भूखा, ना पहरू जागा। मूर्ति अच्छी थी। पसोवे से थोड़ी सी चीजों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी। उसे लाकर नगर पालिका में संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। तो दोस्तों, ये जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी यानी कि गद्यांश पढ़ा, यह बृज मोहन व्यास की आत्मकथा कच्चा चिट्ठा से लिया गया है और इसमें लेखक अपने जीवन में घटी घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। दोस्तों, लेखक को पुरातत्व विभाग से संबंधित चीजों को इकट्ठा करने का शौक है, यानी कि पुरानी से पुरानी चीजें वो इकट्ठी करता है और अपने प्रयाग में बने हुए संग्रहालय के लिए उन्हें लाता है। तो इसमें ही वो किस तरह से मूर्तियां, शिलालेख और अन्य सामग्री जुटाने का प्रयास करता है उसी प्रयास का लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है। कैसे किया है दोस्तों, व्याख्या के अंदर जानते हैं। लेखक का कहना है कि वह कहीं भी जाता है तो वो वहां से खाली हाथ लौटना ही नहीं चाहता। कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण वस्तु लेकर ही वो वहां से वापस आता है। और इस बार वो गया था कौशाम्बी की यात्रा पर और वहां से वो पसोवा गांव से कुछ बढ़िया मूर्तियां, सिक्के और मन के लेकर कौशाम्बी लौट रहा था। अब की बार वह पुराने रास्ते से नहीं जा रहा था, बल्कि वो नए रास्ते से जा रहा था। और जब वो उस नए रास्ते से जा रहा था तो वो रास्ते में देखता है कि गांव के पास पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक 4 भुजाओं वाली शिव की मूर्ति रखी है, जो कि लेखक को लगता है कि पेड़ के सहारे इस तरह से रखी हो मानो लेखक को न्योता दे रही हो या लेखक को ललचा रही हो कि तुम आओ और मुझे उठा लो। लेखक कहता है कि अब मैं क्या करूं, इस समय मुझे लालच आ रहा है कि मुझे इस मूर्ति को उठाना है। और लेखक इसमें एक चांद्रायण व्रत का जिक्र करता है दोस्तों, जिसका अर्थ है, इसमें मुहावरा है जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी वो पुरानी आदत है कि कोई भी वो पुरानी चीजें देखता है तो उसे उठा लेता है, इसलिए वो उस पर अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता। इसलिए जैसे बिल्ली एक तरह से यदि चूहे को अपने सामने देखती है तो अपने व्रत को तोड़ देती है, इसी तरह लेखक भी जब मूर्ति को देखता है तो काबू नहीं रख पाता और उस मूर्ति को उठाने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, मूर्ति उठाने से पहले वो इधर उधर देखता है और फिर चुपचाप मूर्ति को अपने इक्के पर रख लेता है। और दोस्तों, इक्के से जब वो इधर उधर देखता है, मूर्ति को जब वो रखता है तो उसे पता चलता है कि मूर्ति का वजन कम से कम 20 सेर है। और ऐसा होता है कि वहां पर किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, वहां आसपास कोई था ही नहीं, इसलिए कोई हलचल भी नहीं होती। लेखक को अब इस बात की तसल्ली है कि पसोवे में उसे कोई महत्वपूर्ण, कोई कीमती वस्तु मिल गई है। पसोवा में उसे नहीं मिली थी लेकिन रास्ते में मिल गई, तो लेखक को संतुष्टि है कि कुछ ना कुछ तो उसे मिल ही गया। और लेखक उस मूर्ति को लाकर नगर पालिका में उस स्थान पर रख देता है जहां अन्य मूर्तियां रखी हैं। और वो स्थान क्या था? एक मंडप सा था जहां संग्रहालय से के लिए वो चीजें इकट्ठी करता और लाकर रख लेता है। विशेष क्या है दोस्तों, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। लेखक ने जहां एक और देशज शब्द जैसे छूंचे का प्रयोग किया है, वहीं चतुर्मुख, मृण मूर्ति आदि तत्सम शब्द भी लेखक ने प्रयोग किए हैं। घटना का वर्णन उन्होंने चित्रात्मक शैली में किया है, साथ ही साथ मुहावरेदार भाषा का सरल और सहज तरीके से प्रयोग किया है।
दोस्तों दूसरा पढ़ते हैं गद्यांश। यह रवैया मेरा बराबर जारी रहा। उसी वर्ष या संभवतः उसके दूसरे वर्ष मैं फिर कौशाम्बी गया और गांव-गांव नाले खोले घूमता फिरता छक मारता रहा। भला यह कितने दिन ऐसे चल सकता अगर बीच बीच में छठे चौमासे कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण ना मिल जाती जिससे दिल फड़क उठता। बराबर यही सोचता कि ना जाने के ही वेश में नारायण मिल जाएं, और यही एक दिन हुआ। खेतों की डांड डांड जा रहा था कि एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी देखी। मथुरा के लाल पत्थर की थी, सिवाय सिर के पद स्थल तक वह संपूर्ण थी। मैं लौटकर 5-6 आदमी और लटकाने का सामान गांव से लेकर फिर लौटा। जैसे ही उस मूर्ति को मैं उठवाने लगा वैसे ही एक बुढ़िया जो खेत निरा रही थी तमक कर आई और कहने लगी, बड़े चले हैं मूरत उठावे, ई हमार है, हम न देबे। 2 दिन हमारे हर रुका रहा, तब हम इनका निकरवावा, ई नुकसान कौन भरी। मैं समझ गया बात यह थी कि मैं उस समय भले आदमी की तरह धोती कुर्ते में था, इसलिए उसे इस तरह बोलने की हिम्मत पड़ी। सोचा कि बुढ़िया के मुंह ना लगूं। दोस्तों गद्यांश प्रसंग में वही लिखना है कि ये गद्यांश पंडित बृजमोहन की आत्मकथा कच्चा चिट्ठा से अवतरित है और लेखक नगर पालिका के संग्रहालय के लिए पुरातत्व की चीजों की खोज में हमेशा इधर उधर भटकता रहता है और किस तरह से वो प्रयास करता है संग्रहालय के लिए पुरातत्व विभाग की पुरानी यानी कि पुरानी चीजों को जुटाने की उसी प्रयास के बारे में लेखक बताते हैं। कैसे व्याख्या में जानते हैं, लेखक पुरानी महत्वपूर्ण वस्तुओं को इकट्ठा करने का सिलसिला अपना जारी रखते हैं और इसी सिलसिले में वो एक बार फिर से कौशाम्बी जाते हैं और वहाँ गाँव में घूमते फिरते इधर उधर एक तरह से खाक छान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज उन्हें मिल जाएगी। और लेखक घूमते हुए यही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं भगवान हमें नारायण हमें किस वेश में मिल जाए नहीं पता। इसी तरह मतलब ये है कि लेखक का मानना है कि कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई कीमती वस्तु महत्वपूर्ण वस्तु मूल्यवान वस्तु जरूर मिलेगी जिसे वो अपने संग्रहालय के लिए ला सकेंगे। अब इसी चक्कर में वो खेतों के मेड़ से गुजरते जा रहे थे। गुजरते हुए वो देखते हैं कि एक मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति उन्हें दिखाई दी। अब वो मूर्ति को देखते हैं तो वो मथुरा के लाल पत्थरों से बनी हुई थी। उस मूर्ति का सिर नहीं बना था लेकिन वो बाकी पूरी थी पैरों तक। और लेखक तुरंत उस मूर्ति को देखकर खुश हो जाते हैं और गांव जाते हैं और वहां से 5-6 आदमियों को लेकर और मूर्ति उठवाने के लिए जो सामान है जरूरी सामान होता है उन सबको लेकर वापस मूर्ति वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही लेखक के साथ जो आदमी आए थे वो उस मूर्ति को उठाने लगते हैं, उसी समय खेतों में काम करने वाली वो एक बुढ़िया वहां आ जाती है और कहती है कि ये मूर्ति मेरी है, मैं इस मूर्ति को किसी को नहीं दूंगी। वैसे भी इस मूर्ति के कारण 2 दिन से मेरा हल भी नहीं चल पा रहा, इस नुकसान को भला अब मेरा कौन भरेगा। लेखक समझ जाते हैं कि बुढ़िया लालची है और पैसे देकर मूर्ति उठाने देगी। लेखक उस समय धोती कुर्ते में थे तो लेखक अपने मतलब बुढ़िया को लगता है कि बहुत सीधा साधा आदमी है तो इसलिए वो उससे बोलने लगती है। लेखक समझ जाते हैं कि मुझे इसके मुंह नहीं लगता। बाद में दोस्तों वो बुढ़िया 2 रुपए लेकर मूर्ति उठाने देती है। ये बात लेखक वैसे भी समझ ही गए थे कि ये जिस तरह से बुढ़िया बोल रही है मूर्ति ये मुझे लेने देगी। विशेष क्या है, लेखक की पुरानी वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति का पता चलता है। सरल सुबोध भाषा और विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है, साथ ही साथ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग लेखक ने इस गद्यांश में किया है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में कच्चा चिट्ठा आत्मकथा के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। आगे के अध्यायों में हम इसी पाठ के इसी कहानी के अन्य गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।